ओके, ठीक है, फिर हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है आपको? इसके पहले आपने कभी याद किया है? ओके, सो मोस्टली इसमें हम जो लिगैंड का स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करते हैं। द सीरीज टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ठीक है, मैंने पहले से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ताकि बहुत टाइम ना लगे। ये वन लाइन हमने ले लिया। अच्छा, क्या इसे सारा याद करना? मुझे तो पूरा 100% नहीं याद कि कौन कहाँ आएगा। क्या 100% याद रखना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, कि आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, बस आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन होना चाहिए कि कौन पहले होता है, कौन बाद में आता है, किसका स्ट्रेंथ कितना है। इसके बारे में थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जितना आप याद कर पाओ अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि एक एक चीज हो, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि इसमें से सारे लिगेंड आपके कंपाउंड में आएंगे। मोस्टली जो आपको देते हैं सीओ, CN-, NO2-, EN रहता है, अमोनिया रहता है, EDTA तो बहुत कम, H2O रहता है, OH-, Br-, SCN, तो ये रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रहते हैं। तो अगर आप एक बार याद करने का ट्राई भी करोगे ना, तो कई बार अगर आप पढ़ोगे तो ओवरऑल आपको एक हमेशा आइडिया रहेगा कि हमें Br- इधर रखना है या इधर रखना है, वो CN- से कम पे होता है या ज्यादा पे होता है। शायद पिछली क्लास में हमने एक आपको जनरल ऑर्डर लिखवाया था कि जो जनरल ऑर्डर होता है स्ट्रेंथ का, वो आपका कार्बन डोनर सबसे पहले होता है। अगर कोई कार्बन से सेंटर से डोनेट कर रहा है, देन आपका इधर से आता है नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, फिर आपका आता है ऑक्सीजन डोनर। आप देखोगे तो इसमें इसी तरीके से लगे हैं, ऑक्सीजन डोनर, एंड देन आपका आता है हाइड्रोजन डोनर। क्या आप देख पा रहे हो? हाइड्रोजन सेंटर जिसमें डोनर एटम है, वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले ये CN- या CO में ये कार्बन डोनर है। PPH3NO2 एक अलग से आया है। यहाँ पे भी NO2 में देखोगे तो नाइट्रोजन डोनर ही है। फिर बाइपिरिडीन में भी नाइट्रोजन डोनर होता है। इथिलीन डाइमीन, अगेन नाइट्रोजन डोनर। अमोनिया, पिरिडीन, सब नाइट्रोजन डोनर। EDTA4- में आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर है। ये आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट होगा। NCS- में यहाँ पे ये इन्होंने लिख रखा था, पता नहीं, शायद मैंने लेते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये लिख तो रखा है, हाँ। द डोनर एटम्स आर इंडिकेटेड बाय बोल्ड एटम। तो बोल्ड बोल्ड जो है वो जैसे NCS- में नाइट्रोजन से यहाँ डोनेशन हो रहा, जबकि SCN में सल्फर से हो रहा। तो हमेशा जो नाइट्रोजन डोनर है वो ज्यादा हार्ड होगा, या कह सकते हो कि ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू सल्फर डोनर। तो यहीं से क्वेश्चन भी बनता है कि यही सेम लिगैंड NCS- और SCN- में जब कोई अगर हार्ड एटम के साथ आता है, कोई मेटल जो हार्ड होता है, आपको हार्ड सॉफ्ट पढ़ाया जाता है आगे जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे। हार्ड मेटल, सॉफ्ट मेटल, जितने जो आपके D ब्लॉक वाले मेटल, 3D वाले हैं, वो हार्ड की तरफ आते हैं, जो कि अगर +2 में +3 में है तो। और जो 4D 5D के लाइक Hg2+, मरकरी, ये सॉफ्ट में आते हैं। तो सेम लिगैंड, सल्फर आपका सॉफ्ट होता है, नाइट्रोजन आपका हार्ड होता है।
तो जब मरकरी Hg के साथ जुड़ता है तो सल्फर से बाइंड करता है, पर जब ये कोबाल्ट या ऊपर के जो 3D मेटल उनके साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजन से बाइंड करता है। तो ये आपको वहां पे हार्ड सॉफ्ट या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स वहां सिखाया जाता है। तो ठीक है, वो वाला तो कॉन्सेप्ट बहुत यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, बट सेम टाइप का हम कहते हैं कि ये दोनों एम्बिडेंटेड हैं तो कैसे बिहेव करेंगे। आपको बस एक क्या कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना याद रखना है, जरूरी नहीं है कि पूरा एक लाइन से आपको ऐसे लिख के आना चाहिए। ठीक। अगर ओवरऑल आइडिया रहेगा कि कार्बन डोनर पहले रहेगा तो आप हमेशा आइडिया लगा लोगे कि हम मुझे H2 एक्वा और OH इन सबसे तो मेरे को Cn माइनस सीओ को आगे रखना है। हाँ, अब Cn माइनस सीओ में कौन ज्यादा है तो ऐसा कंपैरिजन मुझे कभी नहीं मिला कि Cn माइनस सीओ में मेरे को बताओ अब कौन ज्यादा होगा। ऐसा आता नहीं है। जनरली आपको कंपैरिजन कभी लिगेंड को ऐसे ऑर्डर में लगाने को दे देता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड को ऑर्डर में लगाओ, तो एक एक आध यहाँ से कार्बन डोनर उठा लेगा, एक ऑक्सीजन डोनर, एक नाइट्रोजन डोनर, एक हेलोजन, ऐसे करके उठाएगा। कभी आपको ऐसे फंसाएगा नहीं कि एकदम बॉर्डर से बताओ, एकदम पास में कि एकदम PPS3 और Cn माइनस में कौन होगा। बहुत कम ऐसा होता है। ठीक। समझ में आया? ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। अच्छा, एक नोट डाल के लिख लो, जो मैंने आपको पिछले क्लास है उससे पिछले वाले में बताया था, कि जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, जो ऑक्सीजन से डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन डोनर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन डोनेट होने वाला है, नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर का मतलब है कि जो जिस सेंटर से डोनेशन होगा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो ऑक्सीजन से होगा। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कोबाल्ट 2 प्लस के साथ जितने ऑक्सीजन डोनर लिगैंड हैं, वो वीक फील्ड लिगैंड के तरीके से काम करते हैं, पर वही कोबाल्ट 3 प्लस के साथ स्ट्रॉन्ग के तरीके से काम करते हैं। तो ऑक्सीजन डोनर लिगैंड बिहेव एज weak field ligand with cobalt 2 plus and as a strong field ligand with cobalt 3 plus। ठीक है। तो यहां से आपको आपको पूछा जाता है, ये कहाँ पे काम आता है वो बता रहा हूँ। ऑक्सीजन डोनर जितने, चाहे OH माइनस हो, O पे 2 माइनस हो, H2O हो, AC एसिटिल एसीटोन बोलते हैं उसको। AC का मतलब समझते हो? कौन कौन एग्जाम्पल में? H2O, OH माइनस, O पे 2 माइनस, या AC। क्या होता है AC? CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, O पे माइनस, CH3। इसको AC लिखा जाता है, एसिटिल एसीटोन। एसिटिल एसीटोन। इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, पर ये बाइडेंटेट लिगैंड है। यहां से नेगेटिव चार्ज डोनेशन होगा, यहां से लोन पेयर डोनेशन होगा, तो ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, ये है AC। अच्छा, EDTA का आप स्ट्रक्चर पता है आपको क्या होता है? इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, लाइक इसमें एग्जांपल अगर आप लिखोगे, कहाँ देखने को मिलता है, तो मान लो आपने अगर ले लिया कोबाल्ट H2O 6 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट H2O, यानी एक्वा का ही हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, 3 पॉजिटिव। अब इन दोनों में अगर आप देखने जाओगे तो कोबाल्ट का D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 प्लस में, 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो D7 जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 पॉजिटिव में निकल गया। और यहाँ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का जब लिखने जाओगे तो अगेन D7 होना चाहिए, पर एक इलेक्ट्रॉन D से भी जाएगा, 2s से जाएंगे, +3 में है ना, तो 2s से जाएंगे, एक D से जाएगा, तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। सही है। अब इसमें अगर आप 1 2 3 और सेम आपने कराया,
ये आपका D7 है और यहां होगा D6 का। सही है। अब देखो, हमें पता है कोबाल्ट 2 प्लस के साथ जो H2O है वो वीक फील्ड लिगैंड के तरीके से काम करेगा। तो होगा क्या, एक, दो, तीन। अब वीक फील्ड लिगैंड की तरीके से काम करेगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, ना कि T2G में पेयरिंग होगा। तो 4, 5, 6, 7, मतलब कि N इज इक्वल टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही होगा ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये था आपका Eg, ये था आपका T2G। यही जब यहां पे देखोगे तो हमें ये पता है कि अब H2 कोबाल्ट 3 प्लस के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ 1, 2, 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर पेयरिंग नहीं होगा, फोर्थ यहाँ पे आएगा 5, 6। और यहाँ n इज इक्वल टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाला है। क्या ये आपको समझ में आ रहा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अभी देखो, अगर यहीं पे हमें ना पता हो तो कोबाल्ट को अगर वीक फील्ड ही मान लेते तो ये दो ऊपर जाना चाहिए था और फिर पेयरिंग होता। तो यहाँ जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने होते, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता, पेयरिंग ना कराता, तो 6 के लिए कुछ ऐसा होता ना, 3, 2, 5, 1, 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी आते। इसमें ऊपर 3 होगा ना, मैंने 4 क्यों लिखा है? यहाँ तो 1, 2, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे 4 आता। पर हमें पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 3 प्लस के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये Eg में ना जाके नीचे ही पेयरिंग होगा, और नीचे पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। और इसी कंडीशन से ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया, ये डायामैग्नेटिक, और ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। और फिर यहां से आप म्यू का वैल्यू भी निकाल लोगे, √3 इंटू 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 15, और ये हो जाएगा 4 होता है तो 4 से थोड़ा सा कम तो 3.9 या 3.89 के आसपास आएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या ये समझ में आया? और यहाँ म्यू वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही स्पिन इसमें सब कुछ निकाल सकते हो। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ना हम ऐसे स्प्लिट नहीं कराते, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम वीवीटी थ्योरी ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर इससे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो हम वीवीटी ही यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। देखो, ये 5 हुआ, ये 4s हुआ, और ये 3 आपके, ये 4p हो गया, ये 4s हो गया, और ये आपके 3d हो गए। यहाँ पे इसके लिए ये 3d है, इधर आपका 4s है, और इधर आपका 4p है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, D7 कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन जब लिखने जाओगे तो हमें पता है कि ये कोबाल्ट 2 प्लस वाला है और ये कोबाल्ट 3 प्लस वाला था। कोबाल्ट 2 प्लस में H2O वीक फील्ड लिगैंड है, और वीक फील्ड लिगैंड है तो ये इनका पेयरिंग नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। अच्छा, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होता तो D7 में 2 को खाली कराना है, पेयरिंग भी कराओगे तो एक यहाँ पेयर होगा, इसको कहां भेजेंगे, तो यहाँ भेज नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जब हमें अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें एटलीस्ट D2sp3 में 2d चाहिए, और यहाँ हम 2d नहीं खाली कर सकते, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो ये तो हमेशा sp3d2 आने वाला है। क्या होगा, sp3d2।
क्योंकि एस पी और ये बाहर वाले डी यूज होंगे। 1 2 3 4 5, ये कौन से हैं? 4D वाले। ठीक। और अगर 4D वाले हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये? अरे बाहर वाले डी यूज हो रहे ना, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यही जब आप कोवर्ट 3+ के बारे में बातें करो, कोवर्ट 3+, कोवर्ट 3+ में क्या होगा? यहां चाहो तो आप पेयरिंग करा सकते हो। हमें पता है कि H2O कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से काम करेगा, तो ये इसको यहां भेजेगा और इसको यहां भेजेगा। ऐसा कर सकते हैं ना? तो ये दोनों खाली हो जाएंगे, और अगर ये दोनों खाली हो गए तो ये क्या बनाएगा? D2 अंदर वाला और sp3। तो ये तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, पर ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है आपका कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ का H2O के साथ कोऑर्डिनेशन में। 2+ के साथ तो वीक फील्ड लिगैंड के तरीके से काम करेगा H2O, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3D2 बनेगा, पर यही कोबाल्ट 3+ के साथ D2sp3 बनेगा। तो आपसे यही सब पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक। और देखो, अगर ये पेयरिंग हो जाएगा तो यहां से भी तो ये जीरो आएगा ना मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वीबीटी से भी अगर निकालोगे तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट सेम ही आता है, सही आता है, सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक। ठीक है। और H2O की जगह पे अगर मैं ACAC ले लूं तब भी सेम ही वैसे ही काम करेगा। OH- O2, कोई भी हो, कितने भी जो भी ऑक्सीजन डोनर लिगैंड है सभी के साथ यही होता है कि कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और कोबाल्ट 2+ के साथ वीक फील्ड लिगैंड। बाकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O के पहले तक यहां से लेके इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और इधर वाले क्या है? वीक फील्ड लिगैंड। तो इसी से H2O क्या था? वीक फील्ड लिगैंड था। क्या था? H2O, O2-, C2O4, O4 डबल माइनस, OH-, ये सभी क्या था? वीक फील्ड लिगैंड। बट ये कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग की तरीके से बिहेव करता है, वीक की तरीके से बिहेव नहीं करता। इसलिए आपको अलग से एक्सेप्शन में इसको पढ़ाया जाता है कि यहां से है तो सारा वीक फील्ड लिगैंड, पर अगर कोबाल्ट 3+ का केस आए तो आपको ऑक्सीजन डोनर तक, यहां तक आपको इनको स्ट्रॉन्ग में ही काउंट करना है। बाकी ये सब तो हमेशा स्ट्रॉन्ग में काउंट होंगे। EDTA4- pyridine, अमोनिया, EN बाइपिरिडीन, नाइट्रो, PPH3, साइनाइड, कार्बोनिल। ठीक है। ठीक है। ईडीटीए का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। एथिलीन, ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अब यदि इस पे 4- होगा तो एसीटेट आयन बोलेंगे। क्या होता है? इथिलीन डाइअमीन में CH2 डाइअमीन N। ठीक है। अब टेट्रा एसीटेट लगाना है तो इसमें एक CH2, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH। क्या है, समझ में आया? अब जब 4- करना होता है, एसीटेट आयन बनाना होता है, तो देखो कैसे हो जाता है। ये जो OH है, यहां से O-, ये जो OH है O-, ये जो OH O-, और ये जो OH O-। तो ये
4 कोऑर्डिनेशन भी शो करता है और 6 कोऑर्डिनेशन भी शो करता है। जब 4 कोऑर्डिनेशन शो करता है तो केवल ये चारों जो O माइनस है वो देते हैं। और जब 6 कोऑर्डिनेशन शो करता है तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये भी आपस अपना देते हैं लोन पेयर मेटल को। तो 4 और 2 6। तो 6 और 4 मैंने आपको बताया था ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कभी 6 शो करता है आइडेंटिसिटी, कभी 4 शो करता है। तो जब 4 शो करेगा तो आपका केवल ऑक्सीजन डोनेशन होगा, और जब 6 शो करेगा तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ डोनर। ठीक। कभी कभी ऐसे लिखा होता है EDTA H या H2। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक में H है, यहाँ पे दो में H है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ स्ट्रॉन्ग वीक से रिलेटेड तो मैं बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड पे। ठीक है। अगर पीवाईक्यू आपने कर लिया तो फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बताओ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में कैसे होते हैं। कार्बोनिल है तो मेटल में CO बॉन्ड तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मुझे पहले तो ये बताओ कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है मेटल कार्बोनिल में? क्या फेवर करता है? अगर मेटल कार्बोनिल का कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है तो वो फेवर क्या करता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल या लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल? क्यों, अगर लोअर होगा तो क्यों लग रहा है आपको कि लोअर होना चाहिए? नहीं, लोअर होगा ये तो आपका सही है। फेवर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल। उसका रीजन ये होता है कि जो कार्बोनिल होता है उसके पास पाई स्टार होता है, वो वापस मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करेगा। कैसे देखो, कोई मेटल है, मेटल से कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O बाउंड हुआ, सही है। इसको डबल बॉन्ड O कर लो। ठीक। या डबल बॉन्ड O, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर CO का कैसा होता है? देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है। C डबल बॉन्ड O बनाना। अब चूंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको मैंने आगे लीस्ट स्ट्रक्चर में इसका लिख रहा हूं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा ही होगा। ठीक। पहले क्या होता है, एक एक का कोवेलेंट बॉन्ड, एक से एक, दो बॉन्ड बन गया। अभी कार्बन का बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के पास? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, कितने अभी जरूरत है? दो, दो चार, दो छह हुए हैं ना, ये भी तो काउंट करते हैं ना जब बॉन्ड बन जाता है तो दो, दो चार, दो छह हुए, हमें 8 चाहिए। तो ये लोन पेयर से अपना ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो अभी देखो ऑक्टेट बन गया ना, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, सी। अच्छा, इस बॉन्ड को यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से भी तो दिखाया जाता है ना, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखाया जाए। तो सी ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ठीक है। और ये आपका जो लोन पेयर है, और यहाँ लोन पेयर। समझ में आया?
अब ये जो लोन पेयर ये बचा हुआ है ना, देखो 3 दूनी 6 ये हो गए और ये लोन पेयर, इस नेगेटिव को हटा दोगे तब भी ये नेगेटिव के लिए बता रही है, बॉन्ड को बता रहा, तो आप इसे चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो मोस्टली आपको इस पॉजिटिव नेगेटिव, चूंकि ओवरऑल कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, तो आपको ऐसे दिखाया जाता है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये लोन पेयर और यहाँ पे ये लोन पेयर। बस आपको ये याद रखना होता है कि तीसरा जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो 3 दूनी 6 2 8 इसका भी है, 3 दूनी 6 2 8 इसका भी है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब कोई मेटल आता है तो कार्बन के पास अपना ये लोन पेयर देने के लिए खाली है। ठीक, तो ये यही लोन पेयर देता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कर लिया, क्या आपको समझ में आ रहा? ये लोन पेयर अपना दिया। अब ये जब लोन पेयर अपना दिया इसके डी ऑर्बिटल में, तो इसका जो डी ऑर्बिटल है इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से। ये इसका डी ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं, जो कि बहुत अच्छा सिमेट्रिक तो नहीं बना पा रहा, ये मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये जब पाई बॉन्ड बना है, इसमें अगर पूछा जाए कितने सिग्मा कितने पाई हैं, आप बनाना मेरे को बताना, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ में या सीओ में कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। ठीक, अब होगा ये कि अगर यहाँ पाई बॉन्ड है तो इसका पाई स्टार भी होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही होगा ना, प्लस माइनस ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, प्लस प्लस होता तो ये बॉन्डिंग बन जाता, तो पाई हो जाता, अभी ये पाई स्टार है। तो होता ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, पर ये पीछे से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, ये कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? और इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब मैंने क्या बोला था कि फेवर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन अपना देगा कार्बोनिल को? जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये वापस कैसे देगा? तो नहीं दे पाएगा। अगर नहीं देगा तो ये वाला आपका जो बॉन्ड है ये नहीं बन पाएगा। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे अगर ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनने लगा तो इससे होगा क्या? यहां जो केवल एक सिग्मा बॉन्ड था, केवल सिंगल बॉन्ड था, वहां पे अभी पाई करेक्टर आने लगेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा। ऐसा होगा ना? एम और सी के बीच में, मेटल कार्बोनिल के बीच में जो केवल सिंगल बॉन्ड था, उसमें पाई करेक्टर डेवलप होगा और वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो मेटल अगर जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्ड होगा, मेटल और कार्बन के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने लगेगा, क्योंकि सिंगल से डबल तो ज्यादा मजबूत होता है ना। अच्छा, तो अगर मैं कह दूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने से मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग या इसी को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, तो मैं इसी को अगर कह दूं कि अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग अगर इंक्रीज हो रहा है, तो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, और सिग्मा से जब पाई करेक्टर सिंगल से डबल करेक्टर जा रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए। यही होगा ना? बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगा, और बॉन्ड ऑर्डर भी मजबूत होगा, क्योंकि सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है। अच्छा,
जैसे ही पाई स्टार में अपना इलेक्ट्रॉन ये मेटल डालेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। ऐसा होता है ना, जो बॉन्ड तोड़ना होता है उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पंप किया जाता है। सिग्मा को तोड़ना है, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पंप करो, सिग्मा टूट जाएगा। अगर कहीं पे कार्बन और फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग इधर सिग्मा स्टार है, इसमें इलेक्ट्रॉन पंप करो, ये ब्रेक हो जाएगा। कहीं पाई को तोड़ना है तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पंप करो, पाई ब्रेक हो जाएगा। तो सेम एनालॉजी से जैसे ही यहां से डी इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में जाएगा, ये पाई ब्रेक होना शुरू होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, कि जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग होगा, जब भी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, नहीं था तो डेवलप होगा, तो जो मेटल, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो या बॉन्ड ऑर्डर हो, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जल्दी बताओ। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अरे पाई बॉन्ड टूट रहा है ना, ट्रिपल से डबल की तरफ आने लगा। कुछ नहीं था, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पूरा 100% ये ट्रिपल बॉन्ड था। और जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पंप करेगा पाई स्टार में, ये क्या है, ये पाई स्टार है ना, तो जैसे ही पाई स्टार में पंप करेगा इलेक्ट्रॉन को, इधर से पाई ब्रेक हो जाएगा, तो ये ट्रिपल से डबल की तरफ आने लगा। तो आपको पता है ना, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड का 3 होता है, डबल बॉन्ड का 2 होता है, तो 3 से 2 की तरफ आने लगा मतलब 2.5 होगा, 2.7, 2.8 हो सकता है, 2.4 हो सकता है। मतलब कुल मिला के 3 से तो कम होने वाला है। तो इसका मतलब कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होने लगा, तो बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन एंड ऑक्सीजन का कम होने वाला है। क्या आपको समझ में आया? तो ये था आपका मेटल और कार्बन के बीच का सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। इन्हीं को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इस टाइप का लिगेंड जो ये काम करता है, उसे हम पाई एसिड बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। लाइक सीओ भी करता है, जिसके जिसके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, उसके अंदर एबिलिटी होगा बैक बॉन्डिंग कराने की, क्योंकि अगर पाई होगा तो उसके पास पाई स्टार होगा, उसी में वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक। तो सीओ हो सकता है, सीएन होता है, एनओ प्लस भी हो सकता है, या सिंपल इथिलीन अगर कहीं पे ज्वाइन हुआ है तो वो भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ ligand इज कॉल्ड पाई एसिड ligand। This type of ligand which which can back uh, take electron from d orbital of metal in pi star orbital is called pi acid ligand। पाई एसिड लिगेंड। एग्जाम्पल कौन कौन इसमें आ सकता है, तो साइनाइड CN-, कार्बोनिल CO, NO प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, etc। जिनके पास भी पाई बॉन्ड होगा वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कंपैरिजन किया जाए, अच्छा यहीं पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लो। MC का बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ हो या बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो, याद रखना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर ये बॉन्ड है इधर एक एटम और ये एटम एटम के बीच में, तो इस बॉन्ड को ऐसे स्ट्रेच करने में कितनी एनर्जी आपको देनी होगी। तो ये जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा इसे स्ट्रेच करने में। स्ट्रेचिंग लाइक स्प्रिंग का आपको मान के चला, आप बॉन्ड को हम स्प्रिंग के तरीके से मानते हैं। स्प्रिंग में जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, आपको उसे स्ट्रेच करने के लिए उतना एनर्जी पुट करना पड़ेगा। ऐसा होगा ना।
अगर स्प्रिंग आपका कमजोर है तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ऐसे ही लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। पर अगर मोटा स्प्रिंग है जिसमें एनर्जी ज्यादा है, तो वो आप जब स्ट्रेच करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा पुट करना पड़ेगा। तो वैसे ही एनालॉजी हम लेते हैं कि जो बॉन्ड है वो सेम बिहेव करेगा स्प्रिंग के जैसा। तो इसी से अगर एमसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा होगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, या मैं भी चिल्ला रहा हूं? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो एमसी बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। और सीओ का अगर बैक बॉन्डिंग के कारण या सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण आपका अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अच्छा कुछ मैं आपका डायरेक्ट नोट लिखवा रहा हूं। बैक बॉन्डिंग इज, बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक जो बॉन्डिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है ये होने का? बताओ, सोच के बताओ जल्दी। ऐसा क्या रीजन है कि बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी कम होगी। मैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मेटल है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल का, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी कम होगी। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? चलो, एक जगह FeCO5 है, और एक जगह FeCO4 3 प्लस। ठीक है, इसको भी 4 ही ले लो। अब मैं आपसे पूछूं, FeCO3 CO, और यहाँ कहूं कि FeCO3 जो 3 प्लस में है, और CO, मुझे ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा? क्या होगा बताओ? कहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा होगा?
अरे बहुत एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है। ऐसा कौन सा मेटल सेंटर है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? जिसके पास होगा वही तो देगा ना। आप किसी को पैसे कब दोगे? जब आपके पास होना चाहिए ना। तो यहाँ इस मेटल सेंटर और इस मेटल सेंटर में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है तो यही तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यही ज्यादा देगा। और यदि ये ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एमसी के बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा बढ़ेगा ना इसमें। अगर मैं इसे ए बोल दूं और इसे बी बोल दूं, तो एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ ए में ज्यादा होगा बी से। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग, वो ए में ज्यादा होगा बी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा है। इस पे भी नीचे लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल सेंटर, ऑन मेटल सेंटर, वो ए में ज्यादा है बी से, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। और ज्यादा है तो वो ज्यादा देगा भी, और ज्यादा देगा तो फिर यहाँ पाई बॉन्ड ज्यादा देर तक के लिए बनेगा। तो ज्यादा देर तक के लिए बनेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा एमसी बॉन्ड का, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, यहाँ पे एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा एमसी बॉन्ड का, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एमसी बॉन्ड, ए और बी में बताओ। एंड सेम मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड, ए और बी में, दोनों में बताओ मेरे को क्या होगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एमसी बॉन्ड का ए और बी में क्या ऑर्डर होगा, और सेम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ बॉन्ड का ए और बी में क्या रिलेशन होगा। सोचो बताओ, मैं आपको ये सब कुछ बता चुका। क्या आपको समझ में आया है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो एमसी बॉन्ड का बी में ज्यादा होगा ए से, या आप ऐसा बोल रहे हो? तुक्का मत मारो, मुझे बताओ विद रीजन। ए में ज्यादा होगा तो क्यों होगा, और बी में ज्यादा होगा तो क्यों होगा? फिर से समझो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जब मैं बात करता हूं क्या होगा, तो सिंपल सोचना है कि उसे स्ट्रेच करने में कहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसे आप स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी पुट करोगे। जो बॉन्ड वीक होगा उसे स्ट्रेच करने में कम एनर्जी लगेगा। ठीक है। क्योंकि अरे वीक होगा तो जल्दी से स्ट्रेच कर लोगे ना। तो जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो जल्दी स्ट्रेच हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी।
एनर्जी डायरेक्टली ऐसे होता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी भी तो कम लगेगा ना। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे खींचोगे, आपको देखना है कि कहाँ पे हमें खींचना आसान है, उसे स्ट्रेच करना आसान है। तो जहां सिंगल होगा वो जल्दी खींच जाएगा, जबकि जो स्ट्रांग जिसमें सिंगल के बजाय उसमें पाई बॉन्ड आ रहा, पाई कैरेक्टर आ रहा, तो वो सिंगल से अगर डबल की तरफ जा रहा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको सिंपल कन्वर्जन अगर कंपेयर करना हो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होगी, देन डबल की होगी और देन सिंगल की होगी। ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसे खींचोगे तो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देना होगा, तब डबल बॉन्ड, तब सिंगल बॉन्ड। तो जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक। जहां ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए वो सबसे ज्यादा। समझ में आया? अब मुझे बताओ, मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा देर तक बन रहा। अगर ये ज्यादा देर तक बन रहा तो यहाँ पाई कैरेक्टर ज्यादा आएगा कंपेयर टू सेकेंड वन बी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आराम से दे सकता है कंपेयर टू दिस। इस पे थ्री प्लस का चार्ज है तो ये उतना नहीं देगा, जबकि ये आराम से देगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। ऊपर सारे ये जो लिगैंड है अपना लोन पेयर दे के और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं तो न्यूट्रल होगा ना, वो अपना भी तो देने का चाहेगा ना कि मेरे पास से भी कोई ले लो, मेरे को भी न्यूट्रलाइज करो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास जाएगा और ज्यादा समय तक जाएगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड से पाई कैरेक्टर आएगा, और पाई कैरेक्टर आएगा तो सिंगल से जैसे ही डबल होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे नहीं बढ़ेगी उतना। यहाँ जो पाई बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग डोनेशन होगा वो कम होगा। बैक बॉन्डिंग अगर ए में ज्यादा हो रहा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा तो यहाँ पाई कैरेक्टर ज्यादा आ रहा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। अच्छा, जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ट्रिपल से डबल आने लगेगा। तो ट्रिपल का पहले ज्यादा था, जब डबल आएगा तो कम हो जाएगा। तो बी का ज्यादा होता है ए से। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा? बी का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही ना हो या बहुत कम हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड तो जैसे है वैसे पड़ा रहेगा ना। क्या ये समझ में आया? कंपेयर स्ट्रेचिंग, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था पीवाईक्यू में? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड। ए आपको ऑप्शन दिया है सिंपल सीओ, बी आपको ऑप्शन दिया है CO2, सी आपका ऑप्शन दिया है FeCO5 एंड डी आपका ऑप्शन दिया है हम्म, किसको रख लूं? मान लो मैग्नीज है, मैग्नीज CO5 3+। ठीक है, आई होप आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए। देखो अब कैसे करेंगे। यहां पे CO ट्रिपल बॉन्ड है एकदम हमेशा के लिए, ठीक है, कोई तोड़ने ओड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आने वाला है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आने वाला है। ऐसा ही होगा, सही है? अच्छा, यहाँ पे ऐसा होगा कि Fe के साथ CO जुड़ा हुआ है, ये CO4 को मैं अभी कुछ नहीं दिखा रहा हूं, और ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बढ़िया से मेटल आपका बैक बॉन्डिंग करेगा और इसको देगा और इसको ब्रेक करेगा। ऐसा करेगा ना? तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ होने वाला है। अच्छा,
सेम मैग्नीज के साथ भी होगा, मैग्नीज CO4 इधर और इधर CO है, और ये भी कुछ देगा बट इसमें 3+ चार्ज है तो ये कम देगा कंपेयर टू आयरन। सही है? क्या आपको समझ में आ रहा? अब मुझे ये बताओ आप कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर का, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा CO का, देन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना। CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ बिल्कुल। तो इन दोनों के साथ तो मेटल ही नहीं है। तो सोचो क्या हो सकता है। देखो, ए ऑप्शन में C ट्रिपल बॉन्ड O है। C ट्रिपल बॉन्ड यहां भी है, इधर भी है, बट यहां तो ब्रेक हो रहा कुछ समय के लिए, यहां भी कुछ समय के लिए ब्रेक होगा। ये तो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड वाले तो सबसे पीछे जाने वाले हैं? ये ब्रेक भी हो रहा तो हमेशा के लिए तो हो नहीं रहा, यहां भी हमेशा के लिए नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये तो दो ही है, ये तो ट्रिपल है ही नहीं, C डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल वाले तो जीतेंगे ना सबसे पहले। हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड वाले सबसे ज्यादा होंगे, तो ए सबसे ज्यादा होगा और बी सबसे कम होगा। यहां कोई ब्रेक नहीं कर रहा, हमेशा के लिए ट्रिपल बॉन्ड है। यहां तो ब्रेक हो रहा था। ये तो हमेशा के लिए डबल बॉन्ड है। ये तो 2 और 3 के बीच आने वाले हैं ना बॉन्ड ऑर्डर, ना तो ये दो होने वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि हमेशा के लिए ब्रेक हो गया केवल दो बचेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये 2 से 3 होने वाला, ये तो 2 का 2 ही रहेगा जैसे CO2 है। और यहाँ कोई ब्रेक नहीं कर रहा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई स्टार में नहीं डाला जा रहा। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में कैसे होगा? तो जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा पाई ज्यादा देर के लिए, तो ये कम हो जाएगा, स्ट्रेचिंग बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा ना। तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने उल्टा बोल दिया? नहीं। बैक बॉन्डिंग, ये जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। तो यहां से सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगा? तो सी, जब हम C और D में करेंगे तो यहाँ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो ये तोड़ देगा ज्यादा समय के लिए, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस। ठीक। तो अगर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के आप लिखोगे, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO stretching frequency is directly proportional to oxidation state of metal. Oxidation state of metal. State of metal. क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कम बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यहां पर लिखा था ना मैं, बैक बॉन्डिंग तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बैक बॉन्डिंग उतना कम होगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड पड़ा रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड अगर पड़ा रहा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा CO का।
तो आपको कंपेयर करने के लिए सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही पूछते हैं। तो आपको बस ये यही याद रखना है कि सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे +7 कर दूं तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन एकदम डेफिशिएंट हो जाएगा। ये तो खुद चाहेगा कि मेरे को जितना हो उतना इलेक्ट्रॉन दो, +7 से मेरे को न्यूट्रल करो। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड वो यहाँ भी पड़ा है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर नहीं टूटेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो अगर ये भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। चाहे किसी के भी बीच का भी बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो, जिसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो, अगर उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यही कह सकते हो। ठीक, तो ये आपका था सारा कार्बोनिल, जो कार्बोनिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, आप कंपेयर करके रखना। सेम आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या बॉन्ड ऑर्डर जो भी आप चाहो कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों सेम प्रोपोर्शनल है। सो कंपेयर बॉन्ड, सीओ बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या कार्बोनिल का भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा होता है, सीओ बॉन्ड कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और यहीं पे सीओ एंड एमसी दोनों कर लो, सीओ एंड एमसी, ए वी VCO5 प्लस एक है आपका F, किसको डाल दो, कॉपर नहीं, आयरन CO5 एंड C ऑप्शन नहीं डालना, जस्ट आपको कंपेयर करना है, लगाना है आपको ऑर्डर में। देन आपका है FeCO5 3 पॉजिटिव, एंड फोर्थ है आपका मैग्नीज CO5 नेगेटिव। ठीक है, ये आप ऑर्डर में लगाओगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का MC भी और CO भी। ठीक, तो ये आपका सारा कार्बोनिल ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे।